मैं लालचंद कहार, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। हमारे व्याख्यानों की श्रृंखला में हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ रहे हैं और आज का व्याख्यान भी कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश पर ही केंद्रित है। दो व्याख्यान हमारे इसकी व्याख्या और भावार्थ के हो चुके हैं। ये तीसरा व्याख्यान भी लगातार इसी तरह से चलेगा। मैं कविता के पद को पढ़ रहा हूँ और फिर बाद में इसकी व्याख्या करूँगा और आप लोगों को इसका भावार्थ भी बताऊँगा। मैं पढ़ता हूँ। चलो शुरू करते हैं हम आज का व्याख्यान। इन दिनों की दूरा है कवि धंधा, है दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के, कुछ देरी के, जी दाम नहीं लूँगा इस फेरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर में गीत बेचता हूँ। कवि अपने इन दिनों के बारे में बता रहा है कि आजकल कवि का जो धंधा है वो दोहरा हो गया है। कैसे दोहरा हो गया है? पहले कविता लिखनी है और फिर उसके बाद में फेरी लगाकर लोग गली गली जाकर इस कविता को मतलब बेचना पड़ता है। कवि बाजारवाद के लपेटे में आए हुए उन सारे लोगों को जो कि कलाओं से जुड़े हुए हैं, सृजन के काम से जुड़े हुए हैं, उनको आगाह करते हुए कह रहे हैं कि आजकल सृजन का काम, कला का काम, साहित्य का काम, कवि का काम बाजार की से प्रभावित हो चुका है और बाजार जैसा मांगता है वैसी ही कला, वैसा ही साहित्य, वैसी ही कविता हमें देनी पड़ती है। और इसी प्रवृत्ति पर व्यंग करते हुए कवि कहता है कि इन दिनों कवियों का बाजार गर्म है, गीत लिखना अब एक व्यवसाय बन गया है, दुगने फ़ायदे का काम हो गया है, दो तरफा फ़ायदा हो गया वाला धंधा हो गया है। गीत भी लिखा गया और पैसे भी कमा लिए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। कविता लिखना फ़ायदे का व्यवसाय नहीं था। आज गीत लिखना वैसा ही हो गया है जैसे कि आम के आम और गुठली के दाम वाली बात हो गई है। इसी कारण इस व्यवसाय में, इस नई प्रवृत्ति के में कवि कलम और कविता गढ़ने का काम सब व्यस्त हैं। सब लोग कविताएं लिख रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। कविता लिखना पहले कोई व्यवसाय नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ये एक व्यवसाय हो गया है, एक धंधा हो गया है। तो कवि को समय का पता ही नहीं चलता है। आजकल समय यूं ही निकल जाता है। कुछ समय लिखने में, कुछ सोचने में निकल जाता है। बाज़ार इतना गर्म है कि सोच सोच कर ज़बरदस्ती गीत लिखना पड़ रहा है और यहाँ सृजन धर्मी अनुमति यहाँ नदारद है। यानी कि आप मन की बात नहीं लिख सकते। आप यहाँ तो ज़रूरत के हिसाब से कविता लिखेंगे। आप अपने हृदय के भावों में को यहाँ व्यक्त नहीं कर सकते। आपको ग्राहक की पसंद के अनुसार शब्द लिखने पड़ेंगे। भाव नहीं लिखने हैं, आपको शब्द लिखने पड़ेंगे। कवि ग्राहक को रिझाने की हर संभव कोशिश करता है। फेरी वाले की तरह अपने लिखे हुए गीत वो बेचने की कोशिश करता है कि कोई दाम नहीं है, दिखाने के लिए भी कोई पैसे नहीं है। आपको पसंद आए नहीं आए, जो लेना हो लो, नहीं लेना हो नहीं लो, पर बस मेरे गीत एक बार देखिए। सब तरह की गीत है और मैं सब तरह की गीत बेचता हूँ। तो ये वो कहता है कि कुछ घंटे आजकल में लिखने में, कुछ देरी में हो जाते हैं। जी दाम नहीं लूँगा इस फेरी के कोई दाम नहीं है। ये तो मेरा कर्म ही में शामिल हो गई है अब। और सब तरह के गीत मेरे पास हैं, सब तरह के गीत मैं बेचता हूँ। यानी कि अब कवि कर्म में कविता को बेचना
गीत को बेचना भी कवि कर्म में अब शामिल हो गया है और उसकी कविता अब एक उत्पाद बन गई है, एक प्रोडक्ट बन गई है, व्यावसायिकता आ गई है। और व्यावसायिकता जहाँ आती है वहाँ कला नहीं होती है, वहाँ केवल क्राफ्ट होता है, जिसको हम जोड़ तोड़ के कोई चीज़ बना देते हैं और वो बनने के बाद में बाज़ार में वो चीज़ बिक जाती है। तो आजकल के जो कवि हैं वो यही कर रहे हैं, बस इधर उधर से जोड़ते हैं और जोड़ के गीत लिख देते हैं। उस गीतों को बाज़ार में की ज़रूरत के हिसाब से बाज़ार उसको ख़रीद लेता है। जो गीत बाज़ार के काम का है वो बिक जाता है, जो काम का नहीं है वो पड़ा रह जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो कवि है उसका काम दोहरा हो गया है, उसका धंधा आजकल दोहरा हो गया है। उसको फ़ायदा भी हो रहा है कि कविता की कविता लिखी जा रही है, कविता की सेवा हो रही है, लेकिन ये गलत सोच रहा है वो। यहाँ कविता की सेवा नहीं हो रही है, साहित्य कुछ भी नहीं है यहाँ पे, साहित्य की सेवा नहीं हो रही है। यहाँ तो बस पेट की सेवा हो रही है, जेब की सेवा हो रही है, अपनी ज़रूरतों की सेवा हो रही है कि गीत, कविता, काव्य, कला सब बिक जाए और उस बिकने से जो पैसा है उससे ज़िंदगी की गाड़ी चले और वो गाड़ी चलती रहे और कवि लोग ऐसे ही गीत बेचते रहें, लिखते रहें। इसलिए अब कवि भी कहता है कि मैं फेरी के दाम नहीं लूँगा, ये फेरी तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। फेरी का मतलब है बार बार चक्कर लगाना, और ये ज़िंदगी में भी यही है। हम इस जगत में जन्म से लेकर मृत्यु तक की चक्कर ही चलाते हैं। ये सबसे बड़ी गली है, और इस गली में फेरी वाला जैसे घूमता है वैसे ही हमें भी अपनी चीज़ों के लिए बेचने के लिए घूमना पड़ता है। अब अगला अंश में पढ़ता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूँ, वरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ, शरण का लिखूँ। ये गीत रेशमी है, ये खादी का, ये गीत पित्त का, ये बादी का। कुछ और डिजाइन भी है, ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत। देखिए कैसे कैसे किस्म यहाँ पर गीतों की कवि बता रहा है। जी नहीं दिल्लगी की इसमें क्या बात है, हुजूर में गीत भेजता हूँ। कवि कह रहा है कि जब मैं बाजार में उतर ही गया हूँ और लिखना अब मेरा व्यवसाय हो गया है, तब मुझे लिखने का ही काम मुझे करना है। इसलिए अब तो जैसा मुझे लोग कहेंगे मुझे वैसे ही गीत लिखता हूँ और वैसे ही लिखना है। और लिखने के बाद में उनको बेचने के लिए मुझे गली गली मोहल्ले फेरी भी लगाना है। और ख़रीदार से मैं कहता हूँ कि जन्म मरण की अनुभूतियों और हव अवसर की गीत लिखता हूँ। जन्मने का, मरने का, ये गीत जन्म का लिखूँ या मरण का लिखूँ, आपको कैसा गीत चाहिए अभी तुरंत लिख दूँगा मैं। आपको जन्म का गीत चाहिए तो जन्म का भी लिख देता हूँ, मरने का गीत चाहिए तो मरने का भी गीत लिख देता हूँ। मैं जीत के भी गीत लिखता हूँ, शरण के भी गीत लिखता हूँ, अर्थात ऐसे गीत भी लिखता हूँ जो पाठक और श्रोता को हार जीत का भी अनुभव कराते हैं, या हार जीत सभी अवसरों पर काम आने वाले गीत भी लिख सकता हूँ। बस आप तो मुझे बताते जाइए। ये गीत जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो रेशमी है, कुछ बढ़िया से मुलायम से। ये गीत खादी के भी हैं मेरे पास, अर्थात रेशम और खादी पहनने वाले सभी के लिए मेरे पास गीत है। रेशम पहनने वालों के लिए भी गीत है तो खादी पहनने वालों के लिए भी गीत है। रेशमी और खादी के गीत शब्दों में गहरी व्यंग्यात्मकता है युग धर्मी की। कैसे कैसे लोग समाज में हैं, कुछ रेशमी वस्त्र पहनने वाले हैं, कुछ खादी पहनने वाले हैं, कईयों को ये भी नहीं मिलते हैं, ऐसे गीत वस्त्र भी नहीं मिलते हैं। मेरे पास दूसरे गीत भी हैं जिनमें कुछ पित्त के हैं और बादी अर्थात मोटापर पे लिखे गए गीत भी है। इसके अलावा मेरे पास और कुछ अलग डिजाइन के गीत भी हैं जो श्रोता और पाठक को इल्म और जादू का एहसास भी कराते हैं। ऐसे गीत भी हैं। इल्म यानी ज्ञान, कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे जादू का एहसास कराने वाले गीत भी है। तो इसलिए आप जैसे चाहिए वैसे हैं। आपको मोटापा हो गया है, आपके बादी आ गई है, तो मोटापा दूर करने का भी गीत मेरे पास है और बादी दूर करने का भी गीत मेरे पास है। आप बोलिए तो सही, ये पसंद नहीं आए तो क्या, मैं नई डिज़ाइन की गीत है मैं लिख दूँगा, वो डिज़ाइन में मैं आपको बता दूँगा। आप बताइए तो सही, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं आपको गीत लिख के दे दूँगा।
आप अगर ज्ञान नहीं है आपको, तो इस गीत को गाने से, इस गीत को पढ़ने से आपको ज्ञान आ जाएगा, इल्म आ जाएगा और जादू का एहसास होगा। ये लो, मेरे पास ऐसे गीत भी है जो चलता हुआ किस्म की फ़िल्मों के लिए लिखे गए हैं। ऐसे गीत भी हैं मेरे पास जो चलता हुआ किस्म की फ़िल्मों के लिए लिखे गए गीत थे, लेकिन वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। चाहो तो आप वो ले लें और नहीं तो ये ले लीजिए। ये मेरे पास सोच समझ कर मर जाने के गीत भी हैं, यानी कि किस तरह, अर्थात ऐसे गीत भी हैं जो गीत के नाम पर मजाक हैं। अगर आप ऐसे गीत भी ले सकते हो जिनको आप सुनकर, जिनको गाकर आप सोच सोच कर ही मर जाओ और आपका राम नाम सत्य हो जाए, ऐसे गीत भी है मेरे पास। और मेरे पास दुकान से घर जाते समय सुनने और गुनगुनाने के गीत भी है। अगर आप व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं और दुकानदार के पास अगर घर से दुकान से घर जा रहे हो तो रास्ते में घर जाने का भी गीत है, और घर से दुकान आ रहे हो तो घर से दुकान आने का भी गीत है, उसके सुनने का गीत है और गुनगुनाने का गीत भी है। सुनने का गीत अलग है, गुनगुनाने का गीत भी अलग है। और नहीं तो आप ये लीजिए, सच कह रहा हूँ मैं आपसे, ये ऐसे ही गीत है। मैं कोई आपसे दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ मैं आपसे कि आप मुझे बताइए तो सही कि आप क्या चाहते हैं, कैसे गीत चाहते हैं। जैसा चाहते हैं वैसा गीत दूंगा मैं आपको, बशर्ते कि आप मुंह तो खोलिए, अपनी पसंद तो बताइए, अपनी इच्छा तो बताइए, और आप कैसा चाहते हैं वो मैं वैसा दूंगा। ये मेरा वादा है, ये गारंटी है जी। गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं जी, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है, ये गीत खादी है, खादी का, ये गीत पित्त का, ये गीत वादी का, और कुछ डिजाइन भी है ये इल्मी। ये लीजिए चलती चीज़ नई फिल्मी, ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत। इसलिए आप हुजूर जो भी पसंद बताएंगे, जो भी ज़रूरत बताएंगे, उस ज़रूरत के हिसाब से, उस पसंद के हिसाब से मैं आपको गीत दूँगा। कभी कितना मजबूर हो गया है यहाँ पे कि वो तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के लिए भी, की पसंद के लिए भी अपनी लेखनी चलाने के लिए तैयार है। जो सामान्य से सामान्य जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए भी वो चलाने के लिए तैयार है, और वो जैसा आप चाहता है वैसा ही गीत देने के लिए तैयार है। अच्छे से अच्छा गीत और बुरे से बुरा गीत भी वो लिखने के लिए तैयार है। ऐसा कवि क्यों कर रहा है? बस केवल और केवल पापी पेट के लिए कवि कर रहा है। जब हमारी ज़रूरत इतनी बढ़ जाए, हमारी ज़रूरत हो जाए कि हमें अपनी कला को भी बेचना पड़े, तब समझ लीजिए हम कितनी पीड़ा से गुजर रहे हैं, कितने अभावों से हमारी ज़िंदगी चल रही है, और इन अभावों में ही हम एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। क्या ये गीत जीवन भर लोग खरीदेंगे? क्या ये गीत हमेशा ऐसे ही बिकेंगे? क्या ये बाज़ार हमेशा ऐसे ही गुलजार रहेगा? नहीं, किसी न किसी दिन तो ये गीत बिकने बंद हो जाएंगे। तब इन गीतों को बेचने वाले क्या करेंगे? कभी न कभी तो लोगों की पसंद बदल जाएगी, गीत की जगह कोई और चीज़ पसंद आने लगेगी। तब क्या होगा इन गीत बेचने वालों का? कभी ये भी इशारा कर रहा है कि आप कितने ही अच्छे और कितने ही बुरे, कितनी ही ज़रूरत के गीत बेच दो, बना दो, लेकिन ये व्यवसाय लंबा नहीं चलता। ये व्यवसाय एक दिन समाप्त हो जाएगा। जब बाज़ार आपके गीत लेना बंद कर देगा, तब आप क्या करोगे? तब आपका जीवन कैसा होगा? तब आपकी लेखनी क्या लिखेगी? क्योंकि आपने स्वानुभूतियाँ तो लिखी नहीं है, बाज़ारोनुभूतियाँ लिखी है। बाज़ार जो बाज़ारोन्मुख है वो लिखी है। आपने कला नहीं की है, आपने तो जोड़ तोड़ के क्राफ्ट बनाया है, शिल्प बनाया है बस केवल, जिसमें जान नहीं है, जिसमें भाव नहीं है, जिसमें केवल चलताऊ शब्द है और चलताऊ अर्थ है। ऐसे चलताऊ शब्दों और चलताऊ अर्थ का बाज़ार लंबे समय बाद में तक नहीं चलेगा, और ये एक दिन धड़ाम से गिर जाएगा। तब उस दिन आपका क्या होगा? तब आप किसको बेचोगे? कौन खरीदेगा? और आपका लिखा हुआ का आपके कोई काम नहीं आएगा। लेकिन अगर यही आप सच्ची स्वानुभूतियों के साथ अपनी अभिव्यक्ति करते हुए कविता करते, तो वो कविताएं अमर होती, लंबे समय तक उसको पढ़ा जाता, लंबे समय तक उन कविताओं का महत्व बना रहता। लेकिन ये बाज़ार वाले
कि ज़रूरत की जो चीज़ें आप लिख रहे हैं, ये चीज़ें एक दिन रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी और बाज़ार केवल आपका उपयोग एक ही बार करता है, दूसरी बार वो किसी और को मौका देगा, फिर आपसे को कोई नहीं पूछेगा। तब आप हमेशा बाज़ार की गुलामी की बात करेंगे और एक दिन आप इस बाज़ार के हाशिए पे हो जाएंगे और यही बाज़ार आपको रौंद देगा। तब आपको कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा। ये पीड़ा कवि की है और कवि इसी पीड़ा के साथ हम आज इस व्याख्यान को भी समाप्त करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले व्याख्यान में इस कविता का हम समापन कर दें।